राधे राधे, जय श्री गणेश। आ- आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम लोग बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज करेंगे और सारे फार्मूला को देखेंगे और बहुत अच्छे से थ्योरी और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं हेल्वेक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अभी आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप लोग को सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, हेल्वेक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें से आपको जो पहला ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये बताता है कि छोटा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा आई। इसका मतलब क्या है, देखिए जो छोटा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बड़ा आई। मतलब कि छोटा आई का जो मतलब है वो है करंट, है ना, जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक। और जो बड़ा आई है इसका मतलब है इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये कहता है कि जितना भी करंट यानी आई हम लोग को चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी का। यानी कि आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप लोग को जितना भी करंट चाहिए वो आप इंटेंसिटी को बढ़ा करके घटा करके ले सकते हैं। तो अब इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, ब्राइटनेस। जो आप लोग जब सनलाइट में देखते हैं वो बेसिकली उसका इंटेंसिटी ही है। तो इंटेंसिटी जो होता है वो देखिए, जैसे कि मेरे पास एक टॉर्च है, ठीक है, और इस टॉर्च को मैंने जलाया। तो इंटेंसिटी जो होगा यहाँ पर टॉर्च का पार्टिकल्स, यहाँ टॉर्च में यहाँ पे आपको एनर्जी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो टॉर्च को जो पार्टिकल है एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा, ये एक एरिया में आया और ये एक फिक्स्ड टाइम पे ये सब पार्टिकल्स आएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, मैंने टॉर्च जलाया, टॉर्च के पार्टिकल्स में यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया। ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में दिखेगा टॉर्च का रोशनी कोई भी 3 पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरह मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। ये फॉर्मूला मेरा इंटेंसिटी का बना। तो इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करके देखिए, एनर्जी ई इज इक्वल टू, देखिए आप लोग सब जानते हैं कि पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू को हम लोग ई लिख सकते हैं क्योंकि है ना कि रिलेशन है क्लास 10 का। और इस तरह से मेरा पावर बाय एरिया का डेरिवेशन हो जाता है। आप लोग उससे सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। तो इंटेंसिटी जो होता है, यानी देखिए अभी हम लोग एक टॉर्च से पढ़े, तो टॉर्च बेसिकली मेरा एक पॉइंट सोर्स था। तो जो रोशनी है वो बेसिकली 3 जगह से आती है, जो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड इन दिस, और जो इस चैप्टर में मेंशन है वही मैं बता रहा हूँ। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, जैसे कि आपका घर में जब बल्ब जलता है ना, तो वो बेसिकली एक पॉइंट सोर्स है। उसको पॉइंट सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉइंट एक बिंदु जैसा दिखता है ना। तो जब आप टॉर्च जलाते हैं तो एक ऐसा कुछ जो पर्टिकुलर जगह में इस तरह ज़्यादा रोशनी आता है, ये बल्ब हुआ। तो इसीलिए इसको पॉइंट सोर्स कहते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स यानी बल्ब जो आपका एक पॉइंट सोर्स है। और इसका जो फॉर्मूला था इज इक्वल टू पी बाई ए, पावर बाई एरिया। और पावर तो पी से डिनोट करते हैं और एरिया 4 पाई r²। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर है लीनियर सोर्स ट्यूबलाइट। एक ट्यूबलाइट, इसको लीनियर सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप ट्यूबलाइट को जलाएंगे तो कुछ ऐसा सोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड देन आपका आता है सन। तो सन का जो, क्योंकि सन जो है इन्फिनाइट ब्राइटनेस आप लोग को देता है, तो सन को जो आर है वो, जो आपको जो एरिया है वो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो एक छोटा सा चीज़ है जो आप लोग सबको ध्यान देना है कि जो इंटेंसिटी जो होता है पॉइंट सोर्स का, उसमें 1 आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन जब हम लीनियर सोर्स का बात करते हैं उसमें आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो यही दोनों में बेसिकली अंतर है। जहाँ पे मेरा पॉइंट सोर्स में 1/r² होता है, वहीं पे मेरा पॉइंट सोर्स में, वहाँ पे मेरे लीनियर सोर्स में 1/1।
वहीं पे मेरा लीनियर सोर्स में 1/r होता है कि ये जो छोटा आई है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बड़ा आई का। यानी कि हम लोग इंटेंसिटी, मतलब कि अगर बल्ब का रोशनी, जैसे कि मेरे पास वी और होता है, मतलब कि वायोलेट, इंडिगो, रेड, तो हम लोग अलग अलग कलर के लाइट, अलग अलग लाइट्स को जला करके हम लोग ज़्यादा करंट और कम करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। जो पहला ग्राफ है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इससे हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ? पहले फार्मूला से हम लोग को दो फार्मूला मिलता है। एनर्जी, ये लाइट है, लाइट से एनर्जी आएगा, तो एनर्जी सबसे पहले मिनिमम एनर्जी कंडीशन फुलफिल होगा। मिनिमम एनर्जी कंडीशन फुलफिल होगा। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि आपका जो होगा W इज इक्वल टू एच बी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। फिर उसके बाद आपका I इज इक्वल टू एच न्यू, ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग को लाइट चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी, लाइट से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को चाहिए, तो सबसे पहले इसका भी एक मिनिमम कंडीशन होता है। जिस तरह आपको भूख लगता है तो आप खाना खाते हैं तो आपका सबसे पहले भूख खत्म होता है, बाद में आप उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी मिनिमम एनर्जी कंडीशन है। मिनिमम एनर्जी कंडीशन का नाम है W इक्वल टू एच म्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो H मेरा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और V नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा नॉट क्या है? आपका वेवलेंथ है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अच्छा सॉरी, ये जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लेमडा। तो ये फर्स्ट ग्राफ से पता चला कि जो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब आप करंट को ऑब्टेन करेंगे तो सबसे पहले मिनिमम एनर्जी कंडीशन फुलफिल होता है। मिनिमम एनर्जी कंडीशन फुलफिल होगा, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद आपका फर्दर एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू बाई एच सी बाई लेमडा। तो फर्स्ट ग्राफ का ही सैचुरेशन करंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, करंट बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ करंट बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन करंट फ्लो करता रहता है। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन करंट का फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो यहाँ हो सकता है कि आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, इसलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये मेरा डायग्राम है। तो जब मैंने इंटेंसिटी यहाँ पे दिया, तो करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गया। इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गया। इलेक्ट्रॉन कुछ भी फ्लो करता है तो हम लोग उसको करंट नाम देते हैं। तो करंट मिल गया। तो करंट को नापने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मीटर लगाएं, और इस मीटर से हम लोग करंट को नापें। तो पता चला कि जो करंट है वो बढ़ रहा था, बट एक टाइम के बाद वो करंट रुक गया, जिनसे हम लोग को ये पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन जब हम लोग को मिल गया तो करंट का फ्लो अभी भी हो रहा है, लेकिन ये कांटा नहीं बढ़ रहा। इसी को कहते हैं सैचुरेशन करंट। फिर भी मन कर रहा है कि नहीं, हमको करंट का जो कांटा है, ये जो करंट का जो कांटा है ये वाला, हमको और इंक्रीज करना है। तो इन डेट केस क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सोचिए, आप इंटेंसिटी बढ़ाए तो करंट का कांटा फिर से इंक्रीज कर गया, है ना। तो आप लोग को और करंट अगर ऑब्टेन करना है तो आप लोग का इंटेंसिटी बढ़ा देना है, जिनसे आपको और करंट मिल जाएगा। तो करंट आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोन बढ़ेगा, फोटोन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इनसे आपको जो करंट है वो भी ज़्यादा मिलेगा।
तो कितना सुंदर बात है। और चौथा पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इंटेंसिटी, देखिए करंट आप लोग को सिर्फ इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने से मिलेगा। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आप लोग को करंट ज़्यादा मिलेगा, और आप इंटेंसिटी को घटाएंगे तो करंट आपको कम मिलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या करेगा तब, इस जगह से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो ये ऑसिलेट जो है वो जल्दी और बहुत जल्दी करेगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से ऑसिलेट बहुत जल्दी करेगा, बट इनसे आपको करंट जो है वो लिमिटेड ही मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। अगर सैचुरेशन करंट यहाँ पे आ रहा है और आप किसी तरीक़ा से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तो इनसे आपको करंट कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा, करंट आपको लिमिटेड ही मिलेगा। बट ये ऑसिलेट जो है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का कारण ये ऑसिलेट जल्दी करेगा। तो चौथा ग्राफ जो है यही हम लोग को रिप्रेजेंट करता है ना। तो चौथा ग्राफ से ही मेरा जो है ये फार्मूला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो फार्मूला E इंसिडेंट इज इक्वल टू W0 प्लस K मैक्स, ये जो फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, बस ये आपको ये पहला फार्मूला मिला और ये आपका दूसरा फार्मूला मिला। और आपका तीसरा ग्राफ से पता चलता है K मैक्स इज इक्वल टू EV0। फिर आपका जो चौथा ग्राफ है इनसे आपको E इज इक्वल टू एच न्यू फार्मूला का रिवाइज होता है और ये पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला जो कि पता चलता है। तो बेसिकली चार ग्राफ से आपको, पहला ग्राफ से आपको दो फार्मूला मिला, दूसरा से सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, तीसरा और चौथा से भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, लेकिन तीसरा से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला, और चौथा से आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया मिला, जिनसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को राइट इट डाउन कर पाएँ, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए मैं हर चीज़ नहीं हूँ। ये आप देख लीजिए, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू फॉर कलेक्टर प्लेट वोल्टेज सो दैट फोटो करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। और देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है K मैक्स इज इक्वल टू EV0 होता है। तो आप लोग को मान लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को रोकना है, तो कितना एनर्जी देने पे आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए वर्क फंक्शन में कितना एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में कितना उसको फ्रिक्वेंसी दें कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दें, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उसको कितना वेवलेंथ दें कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दें। और ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा और लेकिन वेवलेंथ कम होगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए डी ब्रोगली का इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो फार्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए, और ये जो ग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला और ग्राफ आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कैथोड ऑफ अ फोटो सेल इंक्रीज हाउ विल द फॉलोइंग अफेक्टेड। तो बोलते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, अगर कैथोड का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो कैसे एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो देखिए अगर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अगर एनर्जी बढ़ाएंगे तो फोटो फ्रीक्वेंसी भी
इंक्रीज करेगा। लेकिन फोटो करंट जो है वो मेरे इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक टर्म है मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन और एक है फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट में दोनों में अंतर है। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब वो देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया उसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जबकि फोटो करंट जो है वो मेरे इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना करके दिखा दिया है। फोटो इलेक्ट्रॉन वो होता है, देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मेरा रिलीज हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बाद उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फोटो करंट जो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या रिवाइज कर लिया कि फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट के बीच में क्या अंतर है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन निकला वो मेरा एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो मेरा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो फोटो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एक छोटा और क्या देखिए ये जो मैंने अभी तक बताया इसको एक फिर से फिल्टर करते हैं। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो एमिशन टू अकर। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर होगा। फिर फ्रीक्वेंसी जो है डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी मेरा डिटरमाइन करता है कि कितना एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मेरा 1/T होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ऑसिलेट भी ज़्यादा करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी डिसाइड नहीं करता कि कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो इंटेंसिटी का काम है डिसाइड करना। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा कि पार्टिकल कितना ऑसिलेट करेगा, है ना।